मकान बनाना बहुत आसान है, जी। घर बनना बहुत मुश्किल है। सारे लोगों की बता दी, सो लोग ढूंढ देते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं कि वहाँ से वीडियोस बना के, हालांकि वहाँ वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि अपने कल्चर के, बिकॉज आपको पता है अभी हर कल्चर और लैंग्वेज स्ट्रगल कर रही है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उसको लेके मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ। कुछ अपनी चीज़ों की मैं डॉक्यूमेंटेशन करना चाहती हूँ, बिकॉज हमारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप देखिए इतने बड़े जेनोसाइड की, बिकॉज मेरी हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई यही होती है कि कश्मीर का क्या लेना। कश्मीर इज अ हॉट केक, नो डाउट, उनको मजहब के नाम पे वहाँ जोड़ दिया गया है, ठीक है, लेकिन आज भी अगर हम अपनी सोच को वसी नहीं करेंगे, तंग सोच में रख के कैसे कश्मीर की तरफ आप जा सकते हैं? मतलब हमारी स्टेट का हिस्सा है। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। आज हम एक मुलाकात प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करवा रहे हैं एक अभिनेत्री, एक मॉडल और सबसे बड़ी बात है सोशल एक्टिविस्ट रोमी शर्मा से। रोमी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। रोमी जी, बहुत सुना है आपके बारे में कि आपने इस वक्त, बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू में बहुत सी लड़कियां जो है मॉडलिंग में आ रही हैं, एक्टिंग में आ रही हैं, दूसरे फील्ड में आ रही हैं, अच्छे अच्छे गाने उनके एल्बम्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ नाम जुड़ा है सोशल एक्टिविस्ट का, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी चीज़ों के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया है जो दो देशों के बीच में, अब मजबूरी से हमें देश का हक कहना पड़ रहा है तो हमारा ही देश है, लेकिन अब मजबूरी है वहाँ पीओजे के, वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के साथ मिलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें भी पता है कि एक ऐसा वक्त आया था कि हमारी टीम ने भी पूरी कोशिश की थी एक लड़के को जो उस तरफ से आ गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर से आया था, उस वक्त ये सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने घर पहुंचाने में हमारे दोस्तों ने काफ़ी मदद की। इस मामले में आपने जो काम किया है, मैं सबसे पहले उसी के बारे में जानना चाहूँगा। जी, देखिए ये जो मेरा काम था 2018 में मैंने स्टार्ट किया। बेसिकली मेरे दादाजी वहाँ से अपना घर बार छोड़ के आए 1947 में, उनको वहाँ से आना पड़ा। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये तो बंटवारा हुआ था, लेकिन हमारे लिए गदर था। हमारी ज़ुबान में हम लोग गदर ही बोलते हैं, बिकॉज जितनी कत्लोगार जो भी वहाँ पे हुआ किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मुझे दुख सिर्फ एक चीज़ का है कि ये चीज़ें हमारी हाईलाइट ही नहीं हुई, ये लोगों को पता ही नहीं है। मतलब मैं बड़ी हैरत होती है मुझे कि J&K में लोगों को नहीं पता है। आप अगर दिल्ली में चले जाएं, जिससे 2-3 साल पहले वहाँ पे जंतर मंतर में 22 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया, वहाँ का जो मीडिया आया, मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड और मुझे बहुत गुस्सा भी आया एट द सेम टाइम कि मतलब मीडिया, एटलीस्ट मीडिया को तो पता होना चाहिए क्या क्या हुआ। और ये कोई छोटी सी बात नहीं थी कि जो ऐसे ही उस पर मिट्टी पड़ गई या वो दबी रहेगी, ये बहुत बड़ा जेनोसाइड था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। तो मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे लोग मीडिया में मुझे बुला के एटलीस्ट मेरे इन लोगों का दर्द जो है सबसे साझा करते हैं, मासिस तक पहुंचाते हैं। बिकॉज हमारे जो बुजुर्ग वहाँ से आए, आप देखिए कि उनके पास तो सिर्फ तन पे जो कपड़ा था वही था, क्योंकि वो 2-4 दिन के लिए आए थे। उनको नहीं पता था कि उनको इतने साल अपने घरों से दूर गुजारने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे दादाजी वहाँ से आए थे, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार थे, मेरे मोहल्ले वाले थे। तो मैं बचपन से ये कहानियाँ सुनती आई थी। पहाड़ी में, हमारी जुबान में, पुंछी में एक लफ्ज है करें। करें मीन्स घर। आज तक मैं जिन लोगों के पास बैठती हूँ, बुजुर्गों के पास जिनसे बात करती हूँ, आप देखिए कि वो करें जरूर बोलते हैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, मतलब मुझे इस चीज़ ने कंपेल किया सोचने को कि आज देखिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, घर इतने अच्छे बने, अभी इनकी तीसरी जनरेशन हैं, लेकिन ये करें क्यों बोलते हैं, उस घर को इतना याद क्यों करते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई, आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, जब मेरी शादी हुई, जब मुझे अपना घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ा, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं अपने घर को मिस करने लगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, बिकॉज मैं बहुत दूर हूँ तो हर चीज़ पे तो नहीं पहुँच पाती थी मैं। तो मुझे लगा कि मैं बहुत मिस करती थी, बिकॉज मैं बहुत होमली हूँ और अपने पेरेंट्स से, फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तब मुझे अपने बुजुर्गों का दर्द फील हुआ, बहुत शिद्दत से महसूस किया मैंने कि देखिए वो जो एक चाइल्डहुड जो बर्थ प्लेस होती है ना, वो भूलना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो फिर भी ये है कि मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। अभी भी देखिए मैं आती हूँ,
लेकिन मैंने समझा, और फिर जैसे मैं बुक्स पढ़ने लगी, जैसे मैंने अपने बुजुर्गों को और समझा। मेरे दादा दादी तो बहुत पहले ही गुजर गए, लेकिन मेरी ये आदत है कि शुरू से ही मैं बुजुर्गों के साथ बैठती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। तो जैसे जैसे मैं मैच्योर हुई, मैंने उनकी बातें सुनी, वो दर्द भी कहीं ना कहीं मुझ में गहरा होता गया। तो फिर मैं समझ भी गई उनकी कि हाँ, मतलब इनका दर्द क्या है। फिर जैसे ओपनली बात होने लगी, मैं लोगों से शेयर करने लगी, तो मैंने देखा ये दर्द आर और पार का साझा है। बिकॉज यहाँ से भी आपको पता है मास माइग्रेशन हुई थी। बिल्कुल। तो बस ऐसे ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। एक ऐसी चीज़ है, हमने एक पीपी न्यूज़ लाइन में एक सीरीज शुरू की थी, जम्मू कश्मीर का इतिहास। जी उस जम्मू कश्मीर के बारे में बताना चाहते थे, जो पूरा हमारा था। जी तो उस वक्त हमारे पास हमने उनको इनवाइट किया था जिन्होंने वो वक्त देखा था। है, बुजुर्ग होते सारे, बिल्कुल। जो भी आया यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू ही हमने देखे, वो यादें उसके साथ जुड़ी, और बहुत दुख हुआ सुन के जी जब एक लेडी ने कहा कि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया। जी वो जानकर बहुत दुख हुआ, घर छोड़ा, कई मारे गए, बहुत कुछ हुआ। अब ये समय आया है कि बहुत एक जागरूकता आई है। जी हम उस एरिया की बात करते हैं, आज भी वहाँ भी वो दर्द है, बिल्कुल वहाँ भी वो दर्द है। बिल्कुल। हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहब पे गया था, जी तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो आए हुए थे वो हमसे पूछते थे कि आप कहाँ रहते हैं, क्यों, वहाँ के हालात कैसे हैं, हमारे रिश्तेदार है वहाँ पे। जी तो ये दर्द जो है ये उम्र भर का दर्द है, जब तक हम इसे वापस नहीं ले लेते। बिल्कुल। रमी जी, मैंने सुना है कि आपने बहुतों को आपस में मिलाया है वहाँ पे, जी उसके बारे में जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपने किन्हीं को बुलाया था, कुछ लोगों को, और उनके आंसू थे। आप देखिए, जब से आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया है मैं इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज मैं कल ही सुंदरबनी में एक इंटरव्यू करके आई हूँ बुजुर्गों का। बहुत पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, और आप यकीन माने कि उन्होंने मुझे ऐसी कहानी सुनाई, मैं 2 लाइनों में उसको यहाँ पे संक्षेप में ख़त्म करूँगी। उन्होंने कहा कि एक बारी कोई चौधरी लाल मोहम्मद वहाँ से आया सुंदरबनी के आगे किसी गांव में, और ये वहाँ पे गए, इन्होंने देखा इनकी जेब में 500 रुपये थे। ये मास्टर रतनलाल पराशर जी हैं जिन्होंने मुझे कल सुनाया, और वो और मैं इंटरव्यू में ही ऑन रिकॉर्ड इतना रोए। उन्होंने कहा, मैंने उसको बोला कि मतलब ये 500 रुपये रख लो, इसकी वहाँ जाके चीनी खरीदना, मेरे घर के नीचे एक बाउली थी, वहाँ थोड़ी वो खंड डालना, मतलब मीठा पानी हो जाए, और थोड़ी सी मिट्टी ले आना, वहाँ एक सुम्बलू का पेड़ था और उस पेड़ को भी ना ये चीनी मतलब वो कर देना। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और उनका भी वही हाल था। और वो कहते हैं कि 2-3 साल बाद वहाँ से चौधरी मोहम्मद फिर आए, और वो इतनी सी मिट्टी लेके आए, सुम्बलू के पेड़ की स्किन, पेड़ की छाल लेके आए। कहते हैं मैंने वो ना घर पे नहीं बताया, मैंने वो मिट्टी खाई, मैंने वो छाल और मिट्टी पूरी बॉडी में मली, फेस पे मली। मतलब मैं ये सोच रही थी कि कितना दर्द है, बहुत दर्द है, कितना कोई दर्द शक है। नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि दर्द साझा है, दर्द बराबर का है। और मैं आपको ये बताऊं कि आपने कहा कि लोगों को मिलाया है, मैं मिलाने वाली कौन होती हूँ? तो आई एम सो सॉरी। तो मैं ये बता रही थी कि एक ये मैं मिलाने वाली कोई नहीं हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उस ऊपर वाले की कि जिसने मुझे इतने बड़े काम के लिए चुना है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ आ जाऊँगी। आपको पता है कि मैंने कोई 350-400 सीरियल एज अभिनेत्री किए हैं, राइटिंग करी है, मेरा बिल्कुल फील्ड अलग था इससे। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उस दर्द ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। और मैं अभी 24 घंटे मेरा यही काम है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल अपने आप को मैंने डिवोट कर दिया है। आई रियली विश कि मैं पूरी तरह से डिवोट कर पाऊँ। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने अपनी ज़ुबान में एक पोइम अपने पर्सनल अकाउंट में चढ़ाई, तब तो कम्युनिटी पेज नहीं था मेरा, वो कहीं शेयर होते होते किसी के कोई फ्रेंड लिस्ट में हुए होंगे। आपको पता आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया। सो वहाँ से लोगों ने बोला कि ये लड़की हमारी ज़ुबान कैसे बोलती है। बात वहाँ से स्टार्ट हुई, बहुत स्प्रेड हो गई वो वहाँ पे। उसके बाद 22 अक्टूबर था कुछ दिनों के बाद, और मेरी श्रीनगर में यहाँ किसी से बात हुई, मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने मुझे कहा 27 अक्टूबर आ रहा है और यहाँ पे श्रीनगर बंद होगा और ब्लैक डे है। तो बात वहाँ से फिर स्टार्ट हुई दोबारा। मैंने बोला 27 अक्टूबर ब्लैक डे कैसे है? बिकॉज 27 अक्टूबर तो महाराजा ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी, बिकॉज 22 अक्टूबर ब्लैक डे है क्योंकि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कबायली हमला किया था। तो ऐसे 2 दोस्तों में हमारी वो बात हुई, तो मुझे लगा कि देखो लोगों को हकीकत पता है लेकिन लोग कबूल नहीं कर रहे हकीकत, बिकॉज ब्रेन वॉश है।
तो मैं ऐसे ही बैठी, वो चीज़ ने मुझे ना थोड़ा बेचैन कर दिया। मैं घर पे ही बैठी हुई थी और ऐसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया और मैंने वो वीडियो शेयर किया। उसमें मैंने अपने दादाजी का जिक्र किया, वहाँ की जगह का जिक्र किया अपनी। वो जो मेरा वीडियो फिर वायरल हुआ, मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों उसकी व्यूशिप गई होगी, मुझे नहीं पता। मैं आज भी नहीं सोचती व्यूशिप के बारे में। मुझे मैसेंजर पे कॉल्स आने लगे वहाँ से, और मुझे लोगों ने ये कहा कि आपका ये 10 मिनट का वीडियो हमें 5-5, 6-6 घंटे में देखना पड़ा। वो शायद मेरे आंसू और मेरी बातें सुन के और मेरे दादाजी और उनकी जगह का नाम सुन के ना वहाँ लोग इतने इमोशनल हो गए। उसके बाद फिर जो मुझे प्यार मिला और जो हिस्ट्री लोगों को पढ़ाई गई थी वहाँ पे, उस पे तो पर्दाफाश हो गया ना। देखिए सच सच ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सारे लोगों को समझने में और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत साल लगे, बिकॉज बहुत सालों से मैं ये मेहनत कर रही हूँ। फिर हमने क्या किया, 1947 के जो आई विटनेसेस थे, हमने उन सबके इंटरव्यूज करने स्टार्ट किए। मैं पुंछ तक गई, राजौरी तक गई, मैंने पार्ली साइड के भी लोगों को इन्वाइट किया ऑनलाइन और सबके इंटरव्यूज हुए। फिर जो यंग जनरेशन थी, जो मेरी एज की थी, उनको लगा कि हकीकत तो ये है। अदरवाइज उनको वहाँ कुछ और पढ़ाया गया था। उनको पढ़ाया ये गया था कि उन लोगों के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारे बुजुर्गों से आज़ादी ली थी। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको ये पता चला, जो मेरे भाई मेरे दोस्त हैं, कि हमारे बुजुर्गों ने कितना सहा, कितना कत्लोगार्त हुआ, और उसका रिएक्शन फिर यहाँ जम्मू में भी हुआ। वो तो बहुत मतलब गलत हुआ। लेकिन कैसे हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ क्या हुआ और हमारे लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। आप बिलीव करें, इंसानियत देखिए कभी मरती नहीं है। आज वहाँ लोग हैं जो माफ़ी मांगते हैं अपने बुजुर्गों की हुई गलतियों पे। मैं उनको यही कहती हूँ कि ठीक है, देखिए ना तो तब आप थे ना हम थे, जो सहा वो तो सहा, वो तो दर्द हमें भी हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें एक अमन मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहिए, अगली कोई नस्ल है ताकि हमारा बर्बाद ना हो। सबसे बड़ी बात है रोमी जी, ये हमारा जो एरिया है पीओ जो के जिसे हम कहते हैं, पाक अक्टूबर को कहते हैं, आज़ाद कश्मीर को कहते हैं, बेसिकली वो कश्मीर के साथ उनका कुछ भी नहीं मिलता। ना कल्चर मिलता है, ना पहनावा मिलता है, ना खान पान मिलता है। वो सब का सारा उनका हमारे जम्मू प्रोविंस के साथ ही है। हर चीज़ उनके। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं लंदन में था जब मेरे बेटे के घर में, साथ ही एक बिना दीवार के एक घर था। एक छोटी सी लड़की बार बार, मैं लॉन में बैठा था, आती थी देख के चली जाती थी, आती थी देख के चली जाती थी। मैं उसको बुलाने की कोशिश की तो वो आई नहीं, उसकी मम्मी बाहर पे आई। उसने जब हमारी लैंग्वेज में बोलना शुरू की, मेरी ये बेटी बार बार कह रही है जो हमारे हमसाए हैं वो हमारी बोली बोल रहे हैं। जो लंदन की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा कहती कश्मीर से हूँ। मैंने कहा मैं भी कश्मीर से हूँ। आप कौन से कश्मीर से हैं? कहाँ से? कहते जी आज़ाद कश्मीर में। तो वो आप कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो पार्ट जम्मू का है। आपकी और मेरी लैंग्वेज, आपकी और मेरी हर चीज मिल रही है। फिर भी आज जो है इसको लेके सारी सियासत चल रही है, कश्मीर कश्मीर को लेके ये सारी सियासत चल रही है, जबकि कश्मीर उस वक्त बारामूला से आगे नहीं बढ़ा। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात करी। और अगर आप लाइव प्रोग्राम्स देखेंगे मेरे पेज में, मैं अपने लोगों को यही समझा रही हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी सियासत है। कि उनको कश्मीर का लिबादा उड़ा दिया गया है, उनको ऐसे नस्लों को डाल दिया गया है कि आप कश्मीरी हैं, जबकि वो जम्मू का हिस्सा है। आपको पता है कि पुंछ एक टाइम में अपनी रियासत थी, इंडिपेंडेंट रियासत थी। वो भी मैंने एक हिस्ट्री पे प्रोग्राम्स किए थे। लेकिन आप मीरपुर देखिए, कोटली देखिए, इवन पुंछ जब रियासत नहीं थी तब ये जम्मू का हिस्सा थे। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि आप कड़ी खाते हैं, कोलियाड़ के फूल होते हैं, फवाड़े के पत्ते होते हैं, कुमले कुमले जिसको बोलते हैं, गन्यार, सोरेदा साग है ना, ये हमारी जुबान में होते हैं। सो तिम्बरू की चटनी, जैसे कल मैं सुंदरबन गई थी, मैंने देखा कि तिम्बरू के बड़े पेड़ लगे थे, छोटे छोटे तिम्बर आया हुआ था। सो कश्मीर से आपका कुछ नहीं मिलता, आप कश्मीरी क्यों बोलते हैं? इसमें मैं आपको बताऊंगी, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग अब इतनी स्ट्रगल के बाद ये चीज़ समझते हैं, और मैं स्पेशली एक आध आफ्ताब भाई है, उनका नाम भी लेना चाहूंगी। उन्होंने आफ्ताब कश्मीरी लगाया था जब वो मेरे कांटेक्ट में आए थे। ये इतने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि आज उन्होंने आफ्ताब बागी लगा दिया है, तो कश्मीरी हटा दिया है। बिकॉज मेरी हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई यही होती है कि कश्मीर का क्या लेना। कश्मीर इज अ हॉट केक, नो डाउट। उनको मजहब के नाम पे वहां जोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन आज भी अगर हम अपनी सोच को वसी नहीं करेंगे, तंग सोच में रख के कैसे कश्मीर की तरफ आप जा सकते हैं? मतलब हमारी स्टेट का हिस्सा है।
हमारी स्टेट कंप्लीट नहीं होती जब तक ये सारे हिस्से हम नहीं काउंट करें। लेकिन मैं पहले अपने घर को देखूंगी, फिर पड़ोस को देखूंगी। मेरे घर में अगर आग लगी होगी तो मैं पड़ोसियों को बुझाने नहीं जा सकती, बिकॉज मुझे अपने बच्चे, अपनी फैमिली पहले देखनी है। तो मैं इन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी जुबान आप बोलते हो, हमारा कल्चर सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारी शादियों की रस्में सारा सेम है। आप मानिए 75 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप कश्मीर के साथ कैसे जुड़े? मैं आपको बताऊंगी, अभी पिछले दिनों वहां के एक प्रोफेसर कॉलेज के, उन्होंने मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखा न्यूज़पेपर में, सादे चिनार एक न्यूज़पेपर है वहां का। तो उसमें यही एक रीजन उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो लड़की हैं ये कश्मीर की तरफ से हमारे नौजवानों को मोड़ के पहाड़ों की तरफ ला रही है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे जो बाप दादा हैं वो तो पहाड़ के ही हैं, पुंछ के हैं, तो मैं तो पुंछ की बात करूंगी, आपके भी पहाड़ के ही हैं। लेकिन आप जाके वहां आप ये देखिए कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो ओरिजिनल कश्मीरीज हैं, वो इनको अपने आसपास भी फटकने नहीं देंगे। क्यों फटकने देंगे? बिकॉज कश्मीर की अपनी एक बहुत रिच हेरिटेज है, बहुत अच्छा कल्चर है, उन लोगों ने संभाल के रखा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दूसरी की पहचान में अपने को घुसाने की कोशिश की। कोई क्यों हमें घुसने देगा? लेकिन मैं इन लोगों को वही कहती हूँ कि आप अपनी पहचान मत छोड़ें, आप अपने नस्लों को एटलीस्ट मत सिखाइए कि आप कश्मीरी हैं। आप कश्मीरी नहीं हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं कभी शायद समझ ही नहीं नहीं, समझ की बात जहाँ तक है, मुझे लग रहा है कि काफी चेंजेस आ रही है, क्योंकि इनको पता चल गया है जी कि ये पॉलिटिशियन है, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं वो हमसे, आप बिलीव कीजिए कि वो मीरपुरी में बात करते हैं, पुंछी में बात करते हैं। आप यूके का आपने जिक्र किया, तो आप देखिए कि मैक्सिमम जो मीरपुर है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सारी संभाली हुई है, वही बात करते हैं, अपनी जुबान में बात करते हैं वो लोग। तो अभी पीछे सेंसस हुआ था, तो वो यही फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ग्रुप्स में भी शेयर कर रहे थे कि आप जो अपनी लैंग्वेज है वो पहाड़ी दीजिए। तो मतलब बहुत बड़ा मैं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ टू दोस पीपल कि यूके में रह के देखिए उनके बच्चे पूरी पहाड़ी बोलते हैं। हाँ, और मतलब इतना प्राउडली कहते हैं कि हम जम्मू के हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो हर जगह ही होते हैं। चलिए हम आपके दूसरे सफर के बारे में बात करते हैं। एज ए आर्टिस्ट आपने, एज ए एक्ट्रेस आपने शुरुआत की, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एज एक्ट्रेस तो मेरा ऐसे हुआ कि 93 में आई वाज इन अ स्कूल, और स्कूल में क्या हुआ कि मैंने एक दिन ऐसे ही देखा पोस्टर लगा हुआ और उस पर लिखा था कि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से फर्स्ट टाइम जम्मू में एक वर्कशॉप होने जा रही थी। तो उसमें ऑडिशन के लिए उन्होंने बच्चों को बोला था। सो मैं भी चली गई, डोगरी संस्था में ऑडिशन था। 3 बारी दिल्ली से पैनलिस्ट आए, उसमें हमारे जो डायरेक्टर थे वो MK रैना थे। थिएटर में बहुत बड़ा नाम है MK रैना। सो मैं भी सेलेक्ट हो गई। काफ़ी बच्चे थे, लेकिन स्टेट में से 40 बच्चे उन्होंने लिए, तो उसमें आई वाज वन ऑफ देम। सो उसके बाद जो स्टेज प्ले हमने तैयार किया था कबीरा खड़ा बाजार में, अभिनव थिएटर में वो हुआ था, और J&K में बड़ा क्रेज था NSD का तब, तो हम आज भी उतना ही है। तो जब लोगों ने मुझे स्टेज पे देखा, और बस तब से मेरा ये सफ़र एक्टिंग का स्टार्ट हो गया। मैंने थिएटर भी किया, नटरंग के साथ किया, मुश्ताक कागजी, ये जो अमेच्योर थिएटर ग्रुप, उनके साथ किया, रंगयुग के साथ, दीपक जी के साथ किया। लेकिन मेरा ज़्यादा जो रुझान रहा वो TV का रहा, बिकॉज somehow I got fascinated towards that side। और फिर मैंने ऑलमोस्ट 400 के करीब सीरियल्स किए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, बाहर के भी लोगों के साथ, बाहर के चैनल्स के साथ मैंने, रंग दे पंजाबी चैनल था, सोनी, ARY, काफ़ी चैनल्स के लिए काम किया। और जम्मू के अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो वेद राही जी हैं, जी। अपने काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम किया मैंने, स्टेट के काफ़ी पुराने लोगों के साथ काम किया। तो बहुत खूबसूरत सफ़र रहा मेरा। उसके बाद जम्मू में तो आपने, उसके बाद दिल्ली में चले गए आप वहाँ पे? हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ कि काम, आपको पता है कुछ ऐसा हुआ था दूरदर्शन में कि काम बंद हो गया। बहुत बात जम्मू में इन्होंने छोटा सा PGF स्टार्ट किया था, वो भी फिर ऐसे ही डामाडोली रहा। बहुत प्रोग्राम थोड़ी देर तक ही हुए। हमने सीरियल्स किए, कमीशन सीरियल्स किए। मेन तो दूरदर्शन जो आपको पता है कि श्रीनगर का ही था, उसके लिए पहले बहुत सीरियल्स किए हमने। फिर काशिर चैनल आया तो काशिर के लिए, सैटेलाइट के लिए बहुत किए। फिर उसके बाद तो बहुत ही किए। बॉम्बे में JD चक्रवर्ती हैं, दिनेश बबर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब ऑनेस्टली मुझे इतने तो याद नहीं हैं। वेद राही जी हैं, पद्मा जी के लिखे हुए मैंने नॉवेल्स पे, वो फीमेल ओरिएंटेड ही लिखती थी, उनके 3 नॉवेल्स पे मैंने काम किया। काफ़ी अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स, वीरेंद्र पटवारी जी, सुधीर तलवार, काफ़ी अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स और प्रोजेक्ट्स में मुझे काम करने का मौका मिला। तो आई एम लकी दैट वे। आपने दूरदर्शन की बात की तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है जम्मू दूरदर्शन की जब कोई बात करते हैं। जी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमारे आर्टिस्टों को एक मौका मिलता था काम करने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि पिछले 8-7 साल से बिल्कुल बंद होने की नौबत पे आ गया। और हर बार हम सरकार से कहते हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। तो हमारी जो पॉलिटिशियन है उनका इसकी तरफ ध्यान नहीं, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान है।
लेकिन दुख की बात है, इसके बारे में बहुत बार हमने बात भी की है। जी जी। इसके बाद आपने जम्मू के साथ अपना नाता जो है जोड़े रखा, ये सबसे बड़ी बात है। अपने रूट्स के साथ आप जुड़ी गई, उसका यही एक रीजन था कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, या यही एक रीजन था कि पुंछ स्थित है, या कुछ और रीजन है? नहीं, देखिए मैं तो पली बड़ी पैदा हुई यहीं जी। पे, बिकॉज पुंछ जब मैं कहती हूँ तो वो पीओजे के हैं, जो मतलब मेरे रूट्स वहाँ की हैं। तो जम्मू से मेरा नाता तो जुड़ ही नहीं सकता, बिकॉज मेरा जन्म यहाँ है, मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, मेरा अपना यहाँ पे घर है। सो जम्मू तो मेरी रूह है। तो मुझे लगता है मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगी अगर कभी कभी ऐसा मुझे तसव्वुर करना पड़ा कि जम्मू से मेरा नाता टूट जाएगा। जम्मू की गलियां, जम्मू की एक एक जो कहते हैं ना ईंट ईंट बाजारों की, कैसे भूल सकते हैं हम? भूल ही नहीं सकते। मैं जब तक आगे पूरा ना घूमूं तो मुझे मज़ा नहीं आता। और आप बिलीव करिए कि जो यहाँ के फ्रेशनेस मुझे मिलती है, उस ताजगी से मैं पूरे 6 महीने निकालती हूँ जब तक कि मेरा नेक्स्ट ट्रिप ना हो। तो ये एक मुझे स्ट्रेंथ देता है। और जम्मू में ही आके मुझे लगता है कि मैं स्टार हूँ। बाहर चाहे लोग कितना भी आपको सातवें आसमान पे बिल्कुल, उठाएं, बिल्कुल। लेकिन अपने घर का जो एक इज्जत होती है ना, उसकी बात अलग ही होती है। एंड मैं आई ऑलवेज वैल्यू दैट। मैं एक बार फिर आपको वापस ले चलता हूँ जी। कि मुझे पता चला कि आपने बहुत ही एक वहाँ पे फैमिली थी, उनको मिलाया और इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही आपके नाम से रख दिया। जी। उस फैमिली का एक्चुअली नहीं मिला पाई मैं, बिकॉज उनका कोई था नहीं यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मेरे परिवार से जुड़ गए हैं। तो ये शफकत आरिफ भाईजान बाग से हैं, और मैं एक ऐसे लाइव प्रोग्राम करके अपने पेज पे हटी, और पेज मैनेजर पे कभी कभार मैं मैसेज देख लेती हूँ, और मैंने उस पर देखा कि एक मैसेज था कि अस्सलाम वालेकुम रोमी बाजी, आज मेरे घर बेटी हुई है। और जो अगली लाइन थी ना, उसने मुझे हिला के रख दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी बेटी का नाम आपके नाम पे रखा है। मतलब आपको पता है पुंछी में, पहाड़ी में मुझे रूमी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रूमी शर्मा की भतीजी रूमी खान। मेरे लिए बड़ा शौक था, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। मैंने उसको 10-12 बार उस मैसेज को पढ़ा कि जो मैं देख रही हूँ क्या ये हकीकत है। और उसके बाद मैं बहुत इमोशनल हो गई, बिकॉज मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लोगों का प्यार है। मैं कहती हूँ, मैं उनको मतलब सलाम करती हूँ कि मैंने अगर एक कदम उठाया फैमिलीज को मिलाने का, उन्होंने तो वो पूरा रास्ता ही क्रॉस करके आ गई। ये वही दिलों में दर्द की बात है और जज्बातों की बात है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने दिखाया दूसरे रूम में अपनी फैमिली को, तो उन्होंने कहा कि आपने मुबारक दी इनको। मैंने कहा नहीं, मुबारक तो नहीं दी। तो मैंने मैसेज ही कर दिया उसी पे पेज मैनेजर पे, बिकॉज नंबर तो आप सबको दे नहीं सकते। तो मैंने बोला आपको मुबारक हो। तो फिर मैंने ऐसे हिचकिचाते पूछा कि क्या मैं आपकी बेटी का फोटो शेयर कर सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी भतीजी, आप देखिए, बिकॉज उनके भी कुछ रीति रिवाज हैं, पर्दा सिस्टम है, बट दे अलाउड मी एंड दे सेंड मी पिक्चर्स। सो मैंने अपने पेज पे वीडियो बना के चढ़ा दिया। खैर बहुत ब्लेसिंग्स मिली। बदकिस्मती मैं कहूँगी मेरी ये रहती है कि मैं कॉन्टेक्ट्स रख नहीं पाती ज़्यादा, बिकॉज टाइम नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने मुझे 3 साल के बाद अभी उस बच्ची का फिर से वीडियो बना के भेजा, जिसमें मैंने रूमी को देखा कि वो कहती है कि मैं उमी फूफो की बेटी हूँ, बिल्कुल तोतली आवाज़ में, और इतनी सुंदर है माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत बच्ची है। उसको अभी रूमी नहीं बोलना आता। और मुझे आरिफ साहब ने बताया था कि मेरी 2 बहनें हो रही हैं, वो कनाडा में हैं और दूसरी बाहर हैं। तो हमने इसको कभी नहीं बताया कि आपकी 2 फूफो हैं। हमने कहा है कि आपकी 3 फूफो हैं, और एक जो फूफो है आपकी वो हिंदुस्तान में है। ये प्यार है, तो ये प्यार है। फिर मुझे पता चला, उन्होंने तब बताया था कि जो उनके बुजुर्ग थे वो इस तरफ पुंछ के कमे खां मोहल्ले के थे, उनके जो दादा वगैरह की कब्रें थी। तो फिर उन्होंने मुझे अपने बाकी बच्चों के फोटो भेजे, और उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आपको फोटो भेजे ना बाजी, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे बुजुर्गों की मतलब हवा, खुशबू, उसमें मेरे बच्चे भी मतलब करके आए हैं, ट्रिप करके आए हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए ना बहुत इमोशनल हो जाती हैं। कभी कभी चीज़ें एक्सप्रेस करना उनको बहुत मुश्किल बहुत होता है। बड़ा मैसेज है ये, बहुत बड़ा मैसेज है आज के युग में, बिल्कुल। जो हमें सरहदों के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़वा रहे जी। हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है। रमी जी, आप कुछ आने वाले प्रोजेक्ट आपके उसके बारे में बताएंगे? आने वाली मेरी 2 बुक्स ऑलरेडी मार्केट में है। एक पोइट्री की, उसका जो फर्स्ट लोकार्पण हुआ था दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर में हुआ था, फिर उसको मैंने यहाँ पे अपने लोगों के लिए KL सैगल हॉल में भी 2019 में किया था लोकार्पण। दूसरी अभी लास्ट ईयर यहाँ प्रेस क्लब में किया लोकार्पण, वो कहानी संग्रह है मेरा, नहीं अभी अंत नहीं। आगे मेरी 2 बुक्स आ रही हैं। एक मेरी जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं उसको लेके मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ। कुछ अपनी चीज़ों की मैं डॉक्यूमेंटेशन करना चाहती हूँ, बिकॉज हमारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप देखिए इतने बड़े जेनोसाइड की,
टाइम लगेगा इन चीज़ों में। इसके साथ साथ मेरा ये चल रहा है कि मैं लोगों के दर्द साझा करूँ, यहाँ मैं पहुँच सकती हूँ, मैं इंटरव्यूज़ लूँ, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप बिलीव करें कि दिन के मेरे 12-15 कॉल हो जाते हैं, और लंबे लंबे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में और पूरी दुनिया के इनफैक्ट। बिकॉज मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि अपने कल्चर के, बिकॉज आपको पता है अभी हर कल्चर और लैंग्वेज स्ट्रगल कर रही है अपने आप को जिंदा रखने की। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी पहचान है तो ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो उसको जिंदा रखने की कोशिश, मैं छोटी छोटी कोशिशें अपने हिस्से की मैं बस क्षमा जलाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरा बहुत बड़ा परिवार है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ से एक बुजुर्ग का अपने पेज पे अपलोड करती हूँ तो वहाँ से कमेंट्स की बौछार आ जाती है, और वो लोग वहाँ से ढूंढते हैं उन लोगों को। बिकॉज सपोज आप अगर शास्त्री नगर में रहते हैं तो आपने वो इंटरव्यू देखा और आप कहेंगे कि ये बुजुर्ग तो शास्त्री नगर का और उस गली की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि 75 साल के बाद भी इन लोगों को अपने घरों की छोटी छोटी निशानी याद है। कल जैसे इन्होंने कहा कि मेरा घर है, उसके पास सुमलू का पेड़ था, उसके नीचे ये एक चश्मा था, मतलब कितनी चीजें उन्होंने बता दी, सारे लोगों की बता दी। लोग ढूंढ देते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं कि वहां से वीडियोस बना के, हालांकि वहां वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इतने ओपनली लोग सामने आते नहीं है वीडियो में, बट कर देते हैं। वो पिक्चर्स भेजेंगे, फिर मैं इनको दिखाऊंगी तो इनकी तो एक तमन्ना पूरी होगी। कल भी बहुत इमोशनल हो गई, मैंने बोला मैं आपको आपका घर जरूर दिखाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। उनको तसल्ली देके आएंगे। मकान बनाना बहुत आसान है, जी, जी, जी। घर बनना बहुत मुश्किल है, और जब घर बनता है वो टूट जाता है तो बहुत ही दिल को तकलीफ होती है, और उससे बुला पाना बहुत मुश्किल है। रमी जी, हम आपको शुभकामनाएं अपनी तरफ से देते हैं। जिस फील्ड में आप लगी हैं उसमें कामयाब आप हों, और बहुत ही एक नेक काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ आपका जो भविष्य है वो भी उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामनाएं है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।